हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फ्लेमिंग के बारे में जानेंगे, इंसिनरेशन के बारे में जानेंगे और हम लोग पूरा हॉट एयर यानी कि उसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर, पार्ट्स और प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाते हैं हॉट एयर ओवन को यूज़ करते वक्त में, ये सारी बातें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं या किल कर देते हैं। जी हाँ, हर तरीके का, यानी कि इसमें स्पोर्स फॉर्मिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। इसलिए स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन से बेटर होता है, जो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में कर रहे होते हैं घर में डिफरेंट डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करके, जैसे डिटॉल और इन सब का यूज़ करके। और वही हम लोग जब लेबोरेटरी में कोई काम करते हैं या फिर हॉस्पिटल में, तो हम लोग डिसइंफेक्ट नहीं, हम लोग स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है। स्टरलाइजेशन दो मेथड से किया जाता है, ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड। मॉइस्ट हीट मेथड मैं कवर कर चुका हूँ बाकी की वीडियोज़ में, और आज हम लोग ड्राई हीट मेथड्स के बारे में जानेंगे। और अब ड्राई हीट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। इसलिए ड्राई हीट कर देने पे, यानी कि हॉट जो एयर होती है ना एक, उससे अगर हम लोग को हीट करें खूब देर तक, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने में एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। Drying has a deleterious effect on many bacteria. Both drying and sunlight are not very reliable. लेकिन सिर्फ कई बार ड्राई कर देने पे और सिर्फ सनलाइट के नीचे रख देने पे, जैसे नहीं, हम लोग कई बार घर में रख देते हैं सनलाइट के नीचे कि वो अब बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, तो वो हाँ वहाँ पे किल होते हैं, लेकिन उतने सारे नहीं हो पाते जितना होने चाहिए। हम लोग को जितना बहुत ही अच्छे से चाहिए होता है। मैं हॉस्पिटल और लैब में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए या फिर कोई भी आर्टिकल हमको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पूरा पूरा वो स्टरलाइज चाहिए, इसलिए ये बहुत रिलायबल नहीं होते हैं, एज दे डू नॉट किल एंड इफेक्ट मैनी माइक्रोब्स एंड स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग ड्राई हीट में सबसे पहला मेथड यूज़ करते हैं वो है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग हम लोग बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई लूप होता है जो कि बैक्टीरिया को उठाने के लिए, या फिर हम लोग कोई हमें कोई वायर कोई हम लोग को स्टरलाइज करनी होती है, तो इसलिए हम लोग फ्लेमिंग का यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग में बेसिकली हम लोग बर्नसन बर्नर के ऊपर उस लूप को रख देते हैं, या फिर जो भी जो हमें स्टरलाइज करने से कोई स्लाइड हो गई, हमें वो भी स्टरलाइज करनी है, तो उसको हल्का हल्का सा हम टर्न करके स्टरलाइज कर लेते हैं। और उसके बाद जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, ग्लास स्लाइड नहीं, ग्लास स्लाइड अगर रेड हॉट होगी तो वो दिक्कत हो जाएगी। हम लोग जो लूप होता है, हम लोग रेड हॉट मैटर यूज़ करते हैं फ्लेमिंग के ऊपर। जब वो रेड हॉट दिखने लगता है तब हम लोग उसको फ्लेम के ऊपर से हटा लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ वो स्टरलाइज हो चुका है। इन दिस आइटम्स आर हेल्ड इन फ्लेम ऑफ बर्नसन बर्नर ईदर फॉर अ लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम। वी गिव देम फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपोजर टिल दे गेट रेड हॉट। रेड हॉट मेथड हम सिर्फ इनोक्यूलेटिंग लूप फोर्सेप्स के लिए करते हैं, मतलब जो कि जो मेटल या फिर जो आर्टिकल आपका एक हाई टेम्परेचर को सहन कर सके, इस तब हम लोग फ्लेमिंग में लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। लेकिन जब कोई भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को वो सहन ना कर पाए, तब हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए फ्लेमिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फिर इंसिनरेशन क्या होता है। इंसिनरेशन इज़ यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इंसिनरेशन बेसिकली हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, जैसे कि कोई भी आपका कॉटन हो गया, बायोमेडिकल कॉटन, या सिरिंज हो गई, ये सारी चीज़ें जो हम लोग बायोमेडिक्स में यूज़ करते हैं ना, जैसे जितने भी हम लोग मेडिकल में यूज़ कर रहे हैं, और फिर हमें इन्हें डिस्पोज करना है, तब हम वहाँ पे इंसिनरेटर का यूज़ करते हैं। हम बेसिकली इन सारे वेस्ट को लेके आते हैं, या फिर कोई भी एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, इन सारे वेस्ट को लेके हम लोग आते हैं और बंसर बर्नर में डाल, मतलब ये बंसर बर्नर सॉरी, ये इंसिनरेटर में डाल देते हैं और फिर ये यहाँ पे बर्न हो जाता है। फिर अब हम लोग देखेंगे ड्राई हीट मेथड का तीसरा मेथड, जिसका नाम है हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। इट इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड and is fitted with a fan to ensure adequate and even distribution of hot air in the chamber. It is also fitted with a thermostat which maintains the chamber at a chosen temperature. Basically hot air even स्टरलाइज करने का ड्राई हीट मेथड का बेस्ट मेथड है, और ये मोस्टली यूज़ होता है हर लैब में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जो भी आर्टिकल स्टरलाइज करने होते हैं उन्हें हॉट एयर में रख देते हैं और फिर जो एक हम लोग एक हीटर से मतलब एक हॉट एयर निकालते हैं और वो एक थर्मोस्टेट नाम का इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को, जिस पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। यहाँ पे एक टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो बेसिकली हॉट एयर ओवन का जो मेन टेम्परेचर है वो 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स होना चाहिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी कि हम किस किस मटेरियल को यहाँ पे हॉट एयर ओवन से स्टरलाइज कर सकते हैं, तो ग्लास वेयर्स लाइक सिरिंज, पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट्स एंड टेस्ट ट्यूब। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी, जैसे कि स्कैल्पल्स, फोर्सेप्स एक्सेट्रा। फिर केमिकल्स सच एज लिक्विड पैराफिन, फैट्स, ग्लिसरॉल एंड ग्लब पाउडर को भी हम लोग यहाँ पे स्टरलाइज कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हॉट एयर ओवन का, तो हॉट एयर ओवन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कंडक्शन। जी हाँ, कंडक्शन का मतलब है यहाँ पे कि सबसे पहले वो आपके जो भी आर्टिकल आपने उसमें रखा होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने उसमें रखा होगा, उसकी फर्स्ट लेयर में जाएगा, फिर उसकी सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर बेसिकली वो सेंटर तक हीट पहुँच जाएगी। धीरे धीरे वो एयर हॉट और फिर अंदर से उसको धीरे धीरे वो हीट कर देगी और फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो धीरे धीरे किल होते चले जाएंगे। ड्राई हीट डज मोस्ट ऑफ द डैमेज बाय ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये ब्रेक डाउन कर देती है किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल का। ये बेसिकली जो भी उनका मॉलिक्यूल होता है उनको ब्रेक डाउन कर देती है। अब अंदर के मॉलिक्यूल ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो धीरे धीरे सेल कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी होंगे वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे और उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। और हाँ, जब हम लोग ये कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द टेम्परेचर इज मेंटेन ऑलमोस्ट एंड आवर टू किल द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द रेजिस्टेंस स्पोर। अगर कोई ऐसा स्पोर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग बहुत लंबे समय तक, यानी कि 1 घंटे तक हम लोग या फिर 2 घंटे तक भी हम लोग रखते हैं ताकि वो स्पोर्स भी किल हो जाएं। ड्राई हीट में हम लोग बहुत ही लॉन्ग टाइम का यूज़ करते हैं। पार्ट्स एंड फंक्शंस, अब हम डिफरेंट हॉट एयर ओवन के पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल कैबिनेट, जो उसकी बाहर की बॉडी होगी उसको बोलेंगे। फिर एक्सटर्नल कैबिनेट कवर्स द इनर चेम्बर। ग्लास वूल इंसुलेशन, ग्लास वूल इंसुलेशन एक्सटर्नल और इनर चेम्बर के बीच में जो जगह होगी ना एक खाली सी, उसमें एक ग्लास वूल का इंसुलेटर लगाएंगे हम लोग। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हीट अंदर बन रही है वो बाहर नहीं जाएगी, यानी कि इंसुलेटर का ये लेयर एक काम कर रही होगी जिससे ये अंदर के टेम्परेचर को अंदर ही रखेगी और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में काम करेगा। इनर चेम्बर वो जगह है जहाँ पे हम वो सारे आर्टिकल्स रखते हैं जहाँ पे हमें उन्हें स्टरलाइज करना होता है। वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। टर्बुलर एयर हीटर्स एयर की मतलब हॉट एयर को निकालते हैं अपने अंदर से। फिर मोटर ड्रिवन ब्लोअर, एक ब्लोअर होता है उसमें ताकि एयर पूरे हॉट एयर ओवन में सर्कुलेट हो सके। फिर टेम्परेचर सेंसर, इट मेजर्स द टेम्परेचर विद इन द हॉट एयर ओवन एंड डिस्प्लेज इट ऑन द कंट्रोलर स्क्रीन। टेम्परेचर सेंसर आपको एक स्क्रीन के ऊपर ही, मतलब हॉट एयर ओवन के बाहर में आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक टेम्परेचर सेंसर जिसमें आपको टेम्परेचर बताया जा रहा होगा। ट्रे स्लॉट्स, हाँ इसमें आप हॉट एयर ओवन में 2-3 ट्रे होती हैं जिनके ऊपर आप अपने आर्टिकल्स को रख देते हैं। PID temperature controller, it maintains the accurate temperature during the entire cycle. It also controls the temperature, also displays the temperature values. ये बेसिकली पूरे के पूरे साइकिल यानी कि 2 आवर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंटेन रहे, तो ये PID टेम्परेचर कंट्रोलर कर देता है। लोड इंडिकेटर, ये हॉट एयर ओवन अगर ओवरलोडेड कर दिया आपने, मतलब ज़्यादा सामान रख दिया तो ये इंडिकेट कर देगा। स्विच है ऑन ऑफ का। फिर सेफ्टी थर्मोस्टेट, इट इज़ एन known as an over temperature protection device. It keeps your oven and specimen safe in case of controller malfunction. अगर आपका जो अचानक से टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर गया, यानी कि चेंज हो गया फिर कुछ भी हो गया, तो ये बेसिकली उस अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर देगा और आपके आर्टिकल को टूटने से बचा लेगा। ये देखिए, ये हॉट एयर ओवन का बेसिकली डायग्राम है। यहाँ पे थर्मोमीटर, डबल वॉल इंसुलेटेड चेम्बर, ट्रे फ्लोर सैम्पल्स, एस्बेस्टोस डोर गैस्केट, टाइमर, डायरेक्ट थ्रू टाइमर, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, मेन ऑन ऑफ स्विच, हाई और लो हीटिंग स्विच, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। हॉट एयर ओवन के प्रोज क्या हैं, यानी कि एडवांटेज, यहाँ पे आपको वाटर की ज़रूरत नहीं है स्टरलाइज करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर की भी क्रिएट नहीं होता जैसे ऑटोक्लेव में होता है, विच क्रिएट्स इट ईजी टू मैनेज एंड ऑल्सो मेक्स इट सेफर टू वर्क विद। इन अ लेबोरेटरी इन्वायरमेंट इट इज़ मोर फिटिंग टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू अदर स्टरलाइजर्स, यानी कि लेबोरेटरी में हॉट एयर ओवन ज़्यादा फिट होता है यूज़ करने के लिए। बेसिकली ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और
ठीक से हम रख के लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन इज मच स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू ऑटोक्लेव and also more effective. A hot air oven can be more speedy than an autoclave and higher temperature can be achieved. Hot air oven में हम काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी अचीव कर सकते हैं. फिर द ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज सिंपल एज कम्पेयर टू अदर स्टराइजेशन मेथड्स. इसका ऑपरेट करना भी आसान होता है और ये ऑटोक्लेव से सस्ता भी आता है, यानी कि मॉइस्चर डिस्टिलेशन से सस्ता भी आता है. फिर हॉट एयर ओवंस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इनएक्टिवेशन बाय ऑक्सीडेशन, इट कैन नॉट स्लॉटर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्रायंस ड्यू टू द यूज ऑफ ड्राई हीट रेदर देन वेट हीट. हम लोग ये हर तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं कर पाता है क्योंकि इसके प्रिंसिपल के हिसाब से ये ऑक्सीडेशन करता है, तो बेसिकली ये सबको किल नहीं कर पाता है. मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर नॉट फिट विद हॉट एयर ओवन सच एज सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर आइटम्स और प्लास्टिक मटेरियल. ये सारी चीज़ें हॉट एयर में इन्हें नहीं रखी जा सकती हैं क्योंकि अगर हम इन्हें रख देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पिघल भी सकती हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है. हॉट एयर ओवन का एप्लीकेशन, यानी कि हम किस किस चीज़ के लिए हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू ड्राई ग्लास वेयर्स, जनरल इंस्ट्रूमेंट्स. हम अगर हमें कभी कभार जैसे हमें कोई इमीडिएट नीड पड़ गई किसी आर्टिकल की और वो वेट हो रखा है तो हम उसको इसमें रख के ड्राई भी कर सकते हैं. It helps in elimination of moisture from material, thus it is used in curing, drying, baking and annealing. It is also used in chemical and pharmaceutical industries, food beverages industries, textile industries. फिर it is used for measurement of mixed liquor, suspended solids, and in certain laboratories and hospitals it is used to store materials at a constant temperature. हम किसी हॉस्पिटल में यूज़ भी कर लेते हैं कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे स्टोर करने के लिए कुछ मटेरियल्स को. प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए हॉट एयर ओवन के टाइम पे? तो बिफोर यूजिंग द हॉट एयर ओवन इंस्पेक्ट द ओवन प्रायर, ताकि हम देख सके. देखिए अंदर से ना हॉट एयर ओवन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि वो अंदर इफेक्ट ना कर दे. जब एयर मतलब हॉट एयर हो रही हो तो वहाँ पे वो मशीन को मतलब इफेक्ट ना कर दे. फिर एंश्योर एनी टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेज आर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, और अंदर का जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो पूरे तरीके से इंस्टॉल है ये भी चेक कर लेना चाहिए. पता चले कि मतलब वो आपको सेंस ना टेम्परेचर सेंसर ऐसे काम ना कर रहा हो तो बाद में हमें वो कम्प्लीटली स्टरलाइज इक्विपमेंट नहीं देगा. फिर इफ़ द ओवन इज़ नॉट ऑपरेटिंग विद ए नॉर्मल ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, इट मस्ट बी टेकन आउट ऑफ सर्विस एंड नॉट यूज अंटिल रिपेयर. अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है तो आप इसे अलग हटा के रख दीजिए और रिपेयर करवाने के बाद ही यूज़ करिए. फिर रेगुलरली चेक ओवन कैलिब्रेशन टू एंश्योर द टेम्परेचर readout is accurate. This is normally performed within a thermometer. Never use a mercury thermometer. फिर use the correct oven for work intended. मतलब अलग अलग तरीके का आपको ओवन यूज़ करना है, जो जिस तरीके का आपको काम चाहिए वैसे ही. हॉट एयर ओवन 2-3 तरीके के होते हैं. Do not use an oven that will significantly exceed the maximum safe working temperature. और कोई ऐसा टेम्परेचर मत रखिए किसी आर्टिकल को जो कि उसके लिए सही ना हो. फिर ensure that the oven is set to the proper temperature required for the experiment. Do not heat closed containers unless using specifically authorized equipment that include an approved pressure relief device. This will be identified in an approved work activity. The oven should remain clean and free of chemical spills and residues. Do not use materials in the oven that are flammable or can create flammable vapors. This presents of fire of explosion hazard. Well, thank you so much.